फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। और लास्ट दो क्लासेज में हमने थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ी हुई कुछ बेसिक टर्म्स को जाना। राइट। उन टर्म्स के जानने के बाद आज हम इस चैप्टर को ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम उन चीज़ों के एप्लीकेशंस की, उन छोटी छोटी टर्म्स का कहाँ कहाँ यूज होना है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। राइट। सो इंटरनल एनर्जी के बारे में जैसे ही आप लोग नाम से भी अंदाजा है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद एनर्जी। अब आप अपने से ही ले लीजिए, आप लोगों के अंदर एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर है। आप लोगों के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, आप लोगों की बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मोशन में हैं। आप सबके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें रेस्ट के अंदर भी हैं। यानी इस तरह से केमिकल एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर, हम लोग वर्क करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो किसी भी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है। और वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है, राइट, वो हर बॉडी के अंदर एक डेफिनेट क्वांटिटी के अंदर होती है। राइट। और किस क्वांटिटी में होगी यह उस बॉडी के केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, उसके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। राइट, कि किस केमिकल सब्सटेंस से बना है, किस केमिकल से, राइट, उसका टेम्परेचर कितना है। राइट। आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए कि एक कोल्ड वाटर है और एक हॉट वाटर है। तो आप लोग कंपेयर करोगे कि हॉट वाटर के अंदर हीट एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। तो एवरी सब्सटेंस जो है उसके अंदर एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है। और वो डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी डिपेंड करती है बहुत अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर, जैसे उस सब्सटेंस के केमिकल नेचर, उसके टेम्परेचर और उसके प्रेशर। इन सभी एनर्जीज का जो सम है उसे ही इंटरनल एनर्जी कहा गया है, जिसे एक सिंबल U से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है जहां पर कोई एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। राइट। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट को मैं मेंशन कर देता हूं UR, और इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट को मैं मेंशन कर देता हूं UP। राइट। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेफिनेटली ऐसी संभावना है कि प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से डिफर मिलेगी। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर बात करें, डेल्टा, डेल्टा शब्द चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। सो डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और हमेशा किसी भी चीज का चेंज निकालना हो तो उसकी फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू घटाइए। तो फाइनल है प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी और आपका रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी। अब आप देखिए, अगर किसी रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से। ऐसे कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है वो आपके लिए पॉजिटिव आएगी, क्योंकि UP माइनस UR आपको करना है, तो ज़्यादा में से कम घटाइएगा। और अगर कहीं भी UP लेस है किसी रिएक्शन के लिए, किससे, UR से, यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो लेस है किससे, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। तो ऐसे कंडीशन के अंदर डेल्टा U जो है वो आपके लिए नेगेटिव आएगा, क्योंकि कम में से आप ज़्यादा घटा रहे हो। और कैसे निकाला उसको आप ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने दोनों ही कंडीशन में UP माइनस UR का इस्तेमाल किया। दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी में से सब्ट्रैक्ट किया रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी। दैट्स द पार्ट। और अब आप पिछली टर्म्स का कैसे इस्तेमाल करोगे। आप एक बात समझिए कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी कितनी है और रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी कितनी है। यह अभाव का निशान नहीं है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी और रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी। इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी में जो डिफरेंस आया है, यानी रिएक्टेंट की कुछ थी और प्रोडक्ट की कुछ हो गई है, तो उसको चेंज करने के लिए किस पाथ को फॉलो किया गया है। और आप ध्यान दीजिए, स्टेट फंक्शन हमने किसको कहा था, स्टेट फंक्शन हमने किसको कहा था, जिसकी वैल्यू फाइनल और इनिशियल
दोनों स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तो चेंज इंटरनल एनर्जी इस चीज़ पर डिपेंड करती है भाई कि फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है और इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी है। इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किस तरीके से बढ़ी है या किस तरीके से घटी है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में जिन बेसिक टर्म्स का यूज किया था वो आखिर हमने किस पर्पज के लिए किया था। तो अभी आपको पहले ही पॉइंट में समझ में आया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, राइट। हाउ इट इज स्टेट फंक्शन? बिकॉज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू डिपेंड्स only on the initial and final state and is independent of the path, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। चलिए अब दूसरा जो टर्म आता है कि अगर किसी बॉडी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें, हम बात करें कि किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हुई है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2 तरीके से चेंज होती है, और वो 2 तरीके हैं, एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है हीट और एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वर्क। सबसे पहले आप लोग हीट और वर्क क्या होता है समझ लीजिए। हीट को हम इस पूरे चैप्टर में स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और वर्क को हम लोग डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। हीट किसे कहा गया था? आप 9th और 10th में बहुत अच्छे से हीट के बारे में पढ़ के आए हो कि पानी है, उसको धूप में रख दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि पानी के अंदर अब हीट आ गया है, पानी पहले की तुलना में ज़्यादा गर्म हो गया है, राइट। तो हीट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, राइट। और ये एनर्जी का वो फॉर्म है जो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का सेंसेशन कराता है। हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी which gives us a sensation of hotness और coldness। ध्यान रखिएगा, जो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का अनुभव कराए। आप ठंडे पानी में बताइए हीट एनर्जी आपको जी कम है, गर्म पानी में बताइए हीट एनर्जी आपको होगी ज़्यादा है। इसका मतलब आप कैसे बता रहे हो? उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस देख के ही तो बता रहे हो कि सर पानी गर्म है, उसमें कोल्डनेस जो है, पानी अगर गर्म है तो कोल्डनेस कम है और हॉटनेस ज़्यादा है। तो हीट is a type of energy which gives us a sensation of hotness or coldness, while work को डिफाइन हमने इस तरीके से किया था कि अगर कोई बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है तो ऐसी स्थिति में वर्क हुआ माना जाता है। मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हो और फोर्स की डायरेक्शन में ही वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, ये बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ चली जाती है, ऐसे कंडीशन में वर्क हुआ माना जाता है। ये आप सब लोगों ने लोअर क्लासेज में फिजिक्स में पढ़ा है, राइट। सो आप सबको पता है कि वर्क जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, राइट। सो वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क तब हुआ माना जाता है जब कोई भी बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज कर लें। अब बात आता है, टॉपिक था हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी 2 तरीके से चेंज होगी और वो 2 तरीके होंगे, या तो हीट एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा, एक वर्क रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा। हीट क्या करेगा? या तो कोई भी सिस्टम जो है वो हीट को पासिस करे, कहां पासिस करे? या तो इन अपने अंदर पासिस करे या आउट करे। कोई भी सिस्टम और उसके चारों तरफ मौजूद सराउंडिंग, या तो सिस्टम अपनी हीट को सराउंडिंग में भेजे या सराउंडिंग से सिस्टम हीट ले। इसका मतलब कि सिस्टम सराउंडिंग से या तो हीट ले या सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे। ऐसी 2 स्थिति के अंदर हीट में चेंज आएगा और हीट में चेंज आएगा तो इंटरनल एनर्जी के अंदर भी चेंज आएगा। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो हम लोग अभी इस पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। दूसरा चीज हमारा इंटरनल एनर्जी के चेंज होने के पीछे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि अगर सिस्टम वर्क करे सराउंडिंग के ऊपर, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क करे, राइट,
किसके ऊपर वर्क करे, सराउंडिंग के ऊपर। वर्क इज डन बाय द सिस्टम या फिर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, राइट। किसके ऊपर वर्क हो, ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो। तो हमें यह ध्यान रखना है भाई कि वर्क को भी दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि या तो सिस्टम जो है वो सराउंडिंग की तरफ वर्क करे, राइट, या फिर सराउंडिंग जो है वो सिस्टम के ऊपर वर्क करे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, इस कंटेनर में हमने एक गैस लिया और ऊपर एक पिस्टन लगा दिया और उसको हमने नीचे की तरफ प्रेस किया। अब आपको पता है भाई प्रेस करने पर इसका वॉल्यूम घट जाएगा क्योंकि गैस कंप्रेस हो जाएगी, तो इसे हम कहेंगे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यहां पर क्या हुआ है कि ऑन द सिस्टम, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ वर्क हुआ है, राइट। तो इधर प्रेशर लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इसी तरीके से अगर मान लो अंदर प्रेशर ज़्यादा होता और बाहर प्रेशर कम होता तो फिर आपकी गैस एक्सपेंड करती और वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सो दो तरह से हम लोग इन पॉइंट पे बात करेंगे। एक प्रश्न था कि आखिर इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कैसे चेंज होती है, राइट। दो तरीके से चेंज होती है, या तो किसी भी सिस्टम में हीट इन हो या फिर किसी भी सिस्टम से हीट आउट हो। अगर हीट इन होगी तो फिर वही बात मैं दोबारा से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये एक सिस्टम है और ये यहां पर चारों तरफ मौजूद सराउंडिंग है। अगर सिस्टम की हीट अंदर आई, सिस्टम में हीट अंदर आई, अब सिस्टम की हीट पहले की तुलना में बढ़ गई है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसी स्थिति में क्यू की वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव होगी क्योंकि फाइनल हीट ज़्यादा हो गई है इनिशियल हीट से, तो फाइनल में से इनिशियल घटा लीजिए। या फिर दूसरा एग्जांपल, यानी यहाँ पर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि ये जो एग्जांपल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सराउंडिंग की हीट सिस्टम में आई है। या फिर दूसरा एग्जांपल मैं यूँ समझा सकता हूँ कि ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है और आपकी सिस्टम की हीट सराउंडिंग में चली जाए। अब सिस्टम की हीट पहले की तुलना में कम हो गई है, इसका मतलब फाइनल हीट कम हो गई है, तो क्यू की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, राइट। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर सिस्टम हीट को ले रहा है सराउंडिंग से तो क्यू की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, और अगर सिस्टम अपनी हीट को सराउंडिंग को दे रहा है तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। मैं इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में आएगी ये चीज़ भी, फिर से हम इसको समझ लेते हैं, राइट। और समझने के लिए इस एग्जाम्पल को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम ने अपनी हीट को दे दिया सराउंडिंग को। सराउंडिंग को देते ही अब जो हीट है वो पहले की तुलना में सिस्टम की कम हो गई है। सिस्टम की हीट पहले की तुलना में कम हो गई है। सो क्यू की वैल्यू, अब फाइनल हीट कम है, इनिशियल में ज़्यादा थी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू की वैल्यू आपकी क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर सिस्टम एब्जॉर्ब करता है हीट को सराउंडिंग से तो क्या होगा बच्चों, सराउंडिंग की हीट सिस्टम में आएगी। अब सिस्टम की हीट ज़्यादा हो गई है, अब फाइनल हीट ज़्यादा है, तो फाइनल में से इनिशियल घटाइए, सो क्यू की वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो हम लोग बात कर रहे थे, दूसरा हम बात कर रहे थे वर्क से कैसे इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। तो हमने कहा भाई दो ही तरीके से होता है, या तो वर्क इज डन, वर्क हो ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो, ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो, कौन करेगा, सराउंडिंग। या फिर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क हो, राइट। और सिस्टम के द्वारा वर्क होगा तो किसकी तरफ होगा, सराउंडिंग की तरफ वर्क होगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अभी हीट का टॉपिक फिलहाल के लिए यहीं करता, मैं आगे दोबारा से हम बात करेंगे, लेकिन अब डिस्कशन करते हैं हम लोग वर्क के ऊपर।
राइट। वर्क को यहाँ पर दो तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और उसको समझने के लिए हम लोग एक बीकर के अंदर वाटर ले लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर वाटर ले लिया, और अब हम यहाँ पर दो तरीके से वर्क करने वाले हैं। और वर्क करने वाले हैं, पहला है हम लोग मैकेनिकल वर्क करेंगे, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो मैकेनिकल वर्क, जो आपका मैकेनिक्स के अंदर आता है, मशीनरी से जुड़ा होता है, राइट। एंड द सेकंड वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क, हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे, राइट। अब मैकेनिकल वर्क को आप यूं समझ लीजिए, जैसे आपका फैन रोटेट कर रहा है तो ये मैकेनिकल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो हमने क्या किया भाई कि आपके पास एक कंटेनर था, उस कंटेनर के अंदर वाटर मौजूद था। क्लियर हो गया? कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या था, वाटर लिया, और इसके अंदर एक रोटेटिंग पैडल यूज किया। एक रोटेटिंग पैडल हमने ले लिया और उस पैडल को हमने रोटेट कराया। जब पैडल को रोटेट कराया तो आपको पता है कि पैडल के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल में फ्रिक्शन होगा, और वाटर के मॉलिक्यूल में भी फ्रिक्शन होगा, और इस फ्रिक्शन से जो टेम्परेचर पहले इनिशियल टेम्परेचर था, अब वो टेम्परेचर पहले की तुलना में ज़्यादा हो गया है। और मान लीजिए आपने जितना भी वर्क किया है वो 1 किलो जूल वर्क किया है आप लोगों ने, जो मैकेनिकल वर्क है, कोई भी मान लेते हैं हम लोग 1 किलो जूल वर्क है, राइट। तो आपके इस केस के अंदर आप सबको पता है चेंज इन टेम्परेचर होगा, और चेंज इन टेम्परेचर आपका TF माइनस TI होगा। क्लियर है या नहीं है? राइट। आपका वर्क हुआ है किसके वजह से हुआ है, मैकेनिकल वर्क से। आपने क्या किया है कि जैसे हम लोग घर में दही से लस्सी तैयार करते हैं तो हम लोग एक रोटेटिंग पैडल, ठीक है, एक मशीन का इस्तेमाल करते, बिल्कुल वैसा सही है। तो आप लोग कभी टच करके देखिएगा तो जो लस्सी है उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा किसकी तुलना में, जो दही आपने लिया था, राइट। ऐसा किसकी वजह से हुआ कि जो मैकेनिकल वर्क है वो यहाँ पर हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ है। द पॉइंट इज क्लियर। सो ऐसी स्थिति के अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो पहले की तुलना में चेंज हो गई है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इट इज नॉट वी, इट इज यू। एंड लेट अस सपोज सम इलेक्ट्रिकल वर्क, again take the same quantity of water, provide the same quantity of doing same quantity of work, but at this time you should use an electric rod, heating rod। जो आप इमरजेंसी रॉड यूज करते हो हीट करने के लिए, वो आपने इलेक्ट्रिक रॉड यूज की इसके अंदर, और फिर से आप लोगों ने उतना ही जो है वो वर्क किया 1 किलो जूल, उसका टेम्परेचर दोबारा से राइज कर जाएगा, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को अपने घरों में होते हुए देखते हो। फिर से फाइनल टेम्परेचर, सो डेल्टा टी जो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू TF माइनस TI, एंड डेल्टा टी डेल्टा यू, यू शुड ऑल्सो नो दैट UF माइनस UI, हमेशा डेल्टा यू फाइनल में से इनिशियल, डेल्टा मतलब फाइनल में से इनिशियल, डेल्टा यू मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो इस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर वर्क किस तरीके से होता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे, वर्क डन ऑन द गैसेज और बाय द गैसेज। तो जब भी हम किसी गैस के ऊपर वर्क की बात करेंगे तो हम लोग जिस वर्क का सहारा लेंगे उस वर्क में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क की बजाय हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क का जिक्र करेंगे। एंड दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि आखिर प्रेशर वॉल्यूम चेंज होने से किस तरह के से वर्क को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, राइट। और प्रेशर वॉल्यूम वर्क को समझने के लिए एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन करते हैं हम लोग, और वो डेमोस्ट्रेशन क्या है समझिए आप लोग, कि एक कंटेनर ले लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर हम लोग एक गैस फिल कर लेते हैं, और यहाँ पर लगा देते हैं एक फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन। एक पिस्टन P लगा दिया, राइट, ठीक है, और ये आपका इसके अंदर एक गैस फिल हुई है,
राइट। और यहाँ पर जो गैस फिल है, ठीक है, वो जिस सरफेस एरिया के अंदर है वो एरिया ए है, ए इज द सरफेस एरिया, राइट। हम लोग इसको प्रॉपरली मार्क कर सकते हैं। ए जो है वो यहाँ पर सरफेस एरिया है, राइट। दिस इज द पी, पी मे बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। पी जो है वो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है, अंदर भी कुछ प्रेशर है गैस का, दैट इज शुड राइट पी। और पी इंटरनल, आप इस पी को पी भी कह सकते हो और पी इंटरनल भी कह सकते हो, और बाहर से लगने वाले प्रेशर को पी एक्सटर्नल कह सकते हो। क्लियर हो गया? अब आप एक बात देखिए कि अगर मान लीजिए आपके द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल प्रेशर, अगर पी एक्सटर्नल आपके द्वारा लगाया गया है या एटमॉस्फेरिक का है, ज़्यादा है पी इंटरनल से, तो ऐसी स्थिति में पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ऊपर से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा है। ऊपर से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा है तो पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा और आपकी गैस जो है वो कंप्रेस होगी पहले की तुलना में। इसे वर्क ऑफ कंप्रेशन कहा गया है भाई। क्या कहा गया है? वर्क ऑफ कंप्रेशन। और जैसे ही गैस कंप्रेस करेगी आपका फाइनल वॉल्यूम पहले की तुलना में कम हो जाएगा। सो डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो वी एफ माइनस वी आई फाइनल माइनस इनिशियल, और ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए आपका पी इंटरनल ज़्यादा है पी एक्सटर्नल से, अब आपको पता अंदर प्रेशर ज़्यादा है, अब गैस का प्रेशर अंदर ज़्यादा है तो गैस के पार्टिकल बाहर की तरफ स्ट्राइक करेंगे, राइट। और बाहर की तरफ स्ट्राइक करेंगे तो आपकी गैस जो है उसमें एक्सपेंड होगा, गैस के पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। इसे वर्क ऑफ एक्सपेंशन कहा है। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, वर्क ऑफ कंप्रेशन एंड वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ऐसी स्थिति के अंदर जो आपका फाइनल वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे? इनिशियल वॉल्यूम से। सो डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो आपकी फिर से वही फाइनल में से इनिशियल घटाइए और आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। सो यहाँ से अभी हम टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रेशर वॉल्यूम वर्क को समझा, तो हम लोग पहले वाले जो वर्क ऑफ कंप्रेशन है उसको हम लोग यूँ समझ सकते हैं, बाहर से प्रेशर लग रहा है तो आप उसको कह सकते हो वर्क इज डन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो आपको पता है ऐसे कंडीशन में एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा किससे? इंटरनल प्रेशर से। गैस कंप्रेस करेगी। और दूसरी स्थिति में वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो था, अंदर का प्रेशर ज़्यादा था, गैस ने एक्सपेंड किया बाहर की तरफ, इसको आप लोग रिप्रेजेंट करोगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। तो बहुत सिंपल सा टास्क है। दोबारा से प्रेशर वॉल्यूम वर्क को फिर से समझने की कोशिश करते हैं और कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट टेक एग्जांपल वर्क ऑफ कंप्रेशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। वर्क ऑफ कंप्रेशन मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। कंप्रेस तभी होगी जब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा। और फिर से बच्चों हम लोग उसी डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं कि ये आपके सामने कंटेनर है, गैस फिल कर रखा है, एक फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन यहाँ पर लगाया गया है। दिस इज पिस्टन, दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज द इंटरनल प्रेशर which is P or P internal you should write, P internal, and this is the surface area, area of cross section, not surface area, very sorry for this, it is the area of cross section, right। cross section ये जो आपका एरिया है ये पूरा, राइट, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके ऊपर आपका प्रेशर अप्लाई होना है, फोर्स लगना है, राइट। अब जैसे ही आप शब्द, क्योंकि आप सबको पता है वर्क ऑफ कंप्रेशन है तो यहाँ पर पी एक्सटर्नल है वो ज़्यादा है किससे? पी इंटरनल से। तो आपकी गैस जो है वो अंदर की तरफ कंप्रेस करेगी, अंदर की तरफ कंप्रेस करेगी।
और कंप्रेस करके गैस मान लीजिए यहाँ तक आ गई। अब यहाँ तक गैस आ गई तो जो जितनी हाइट तक ये गैस चेंज हुई है उसको DL, स्मॉल चेंज इन हाइट, DL, L लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, DL स्मॉल चेंज इन हाइट को रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। अब हम क्योंकि वर्क टॉपिक पढ़ रहे थे और आप सबको पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग पहले इस बात से भली भांति परिचित हैं, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। सो हियर W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज DL। DL क्योंकि जो आपका गैस पहले यहाँ था अब वो DL डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हो गया है, राइट। और आप सबको पता है कि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, राइट। सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। सो W इज इक्वल टू प्रेशर, और प्रेशर कौन सा है, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा है, राइट, इनटू एरिया एंड इनटू DL। एंड यू नो एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो तो वॉल्यूम आ जाता है। सो W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, राइट। एंड यू नो दैट दिस डेल्टा V इज VF माइनस VI, और क्योंकि यहाँ पर VF जो है वो आपका कम है किससे, VI से, क्योंकि गैस जो है वो क्या हुई है, कंप्रेस हुई है, वर्क जो है वो सिस्टम के ऊपर हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर आप सबको पता है कि डेल्टा V की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, और डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो भाई फिर W की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सो कन्वेंशन के तौर पे ध्यान रखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कन्वेंशन क्या होता है, हम कुछ चीज़ों को मान लेते हैं, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जितनी भी डिस्टेंसेज मिरर और लेंसेज के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में मेजर होती हैं वो सारी की सारी नेगेटिव होती हैं, राइट हैंड साइड की डिस्टेंसेज को आप लोग पॉजिटिव मेजर करते हो। जो अपर हाइट्स हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, और लोअर हाइट्स जो होती हैं वो सारी की सारी नेगेटिव। ये सब कन्वेंशन के तौर पर माना गया है। तो कन्वेंशन के तौर पर यह मान लिया गया कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होना चाहिए। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम को क्या माना गया, पॉजिटिव। तो आप कहोगे जी यहाँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो आंसर पॉजिटिव नहीं आ रहा, क्योंकि वर्क जो है उसका फॉर्मूला P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V है, और डेल्टा V की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। अगर डेल्टा V नेगेटिव है और प्रेशर जो है वो नेगेटिव होगा नहीं, तो W का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और W का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो फिर हमारा ये जो कन्वेंशन है ये फेल हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला को अब थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं, और हम इस फॉर्मूला को लिख देते हैं W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, राइट। अब ये फॉर्मूला चेंज कर दिया है हमने, और ये फॉर्मूला क्यों चेंज किया, ये नेगेटिव निशान क्यों लगाया, डेफिनेटली टू मेक वर्क पॉजिटिव, टू मेक वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, उसको क्या बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि एज इस केस के अंदर डेल्टा V की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव, क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है, तो गैस कंप्रेस हो रही है तो फाइनल वॉल्यूम कम होगा किससे, इनिशियल वॉल्यूम से। सो डेल्टा V जो है वो आपका VF माइनस VI। सो आपको डेल्टा V की वैल्यू कम में से ज़्यादा घटाओगे तो नेगेटिव आएगी। तो हमने इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लिया। तो ये नेगेटिव का साइन क्यों यूज किया ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आपका फॉर्मूला बन गया है W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। एंड वाई यू यूज नेगेटिव साइन हेयर, आपको पता होना चाहिए ये नेगेटिव साइन जो है
इसका क्या रोल है, ये कन्वेंशन के तौर पे लगाया गया है, वर्क को पॉजिटिव बनाने के लिए लगाया गया है। कौन से वर्क को पॉजिटिव बनाने के लिए लगाया है? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। द पॉइंट इज क्लियर। सो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब इस फॉर्मूला से हम लोग दो चीजें समझते हैं। पहला, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और सेकंड चीज हम लोग समझेंगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम को आप लोग वर्क ऑफ कंप्रेशन कह सकते हो, क्योंकि जब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो आपका गैसेज कंप्रेस करेगी। एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो तो इसे आप वर्क ऑफ एक्सपेंशन कह सकते हो। दैट इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। जब कंप्रेशन होगा तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम से। ऐसी स्थिति के अंदर डेल्टा वी की वैल्यू जो वी एफ माइनस वी आई से निकलनी थी, वो डेल्टा वी की वैल्यू आपकी आएगी नेगेटिव। और जैसे ही डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि डब्लू का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा वी है, डब्लू का फॉर्मूला आपका हो जाएगा पॉजिटिव। सो वर्क इज टेकन पॉजिटिव when work is done on the system, and the similar part when work is done by the system, it is work of expansion. So final volume is greater than initial volume. So in this condition, delta V, which is always calculated by Vf minus Vi, so its value is positive. And as you know, W is equal to minus P delta V, so the value of work is equal to negative. तो यहाँ पर हम लोगों को ये बात पता चल गई है। और आप लोग कुछ छोटे छोटे टर्म ध्यान रखना। हम लोगों ने पढ़ा डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो। नेगेटिव कब आएगी? जब इंटरनल एनर्जी जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही हो। हमने पढ़ा था। हमने दूसरी चीज पढ़ी, क्यू आपका पॉजिटिव कब आएगा? जब सिस्टम सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करे। और क्यू का वैल्यू नेगेटिव कब आएगा? जब सिस्टम अपनी हीट को सराउंडिंग को दे। यह हमने पढ़ा है। और अभी हमने तीसरा टर्म पढ़ा डब्ल्यू, उसका वैल्यू पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो ये 6 टर्म आपके लिए इस पूरे चैप्टर में आगे तक इंपॉर्टेंट रहेंगी। हर स्टूडेंट को इन 6 पॉइंट्स का मुजबानी अंदाजा होना चाहिए कि भाई इन सब चीज़ों का मतलब क्या निकलता है। अब बात आती है कि जब ये वर्क हो रहा है तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए। जब हम किसी भी गैस को कंप्रेस कर रहे थे ऊपर से प्रेशर लगाकर, तो यह मत समझिए कि अचानक सारा प्रेशर इंक्रीज हुआ। आप यूं देखिए कि जब आपने इस कंटेनर के अंदर, इस बीकर के अंदर गैस रखी थी और प्रेशर बढ़ाया अपने ऊपर से, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ? धीरे धीरे अनेक पॉइंट पर प्रेशर जो है वो स्लोली चेंज हुआ। यानी आपका प्रेशर जो है वो एकदम से जाकर कांस्टेंट नहीं हो गया कि पहले प्रेशर 1 बार था फिर प्रेशर अचानक 2 बार है। इस 1 बार और 2 बार के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, जो 1 बार से 2 बार के बीच में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पॉइंट के ऊपर जो वर्क है वो आपका, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी है, यही एक फॉर्मूला। सो पहले पॉइंट पर जो वर्क हुआ, सो यू शुड राइट पी एक्सटर्नल डेल्टा वी फॉर पॉइंट 1। W2 जो है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी एट पॉइंट नंबर 2। सो जो टोटल वर्क डन है उसमें आप क्या करोगे? आप करोगे क्या? माइनस तो आप अलग ले लो, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी फॉर स्टेप नंबर 1 प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी फॉर स्टेप नंबर 2, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी फॉर स्टेप नंबर 3। और ऐसे बहुत सारे स्टेप्स में आपका
चेंज हुआ है। तो आप सबको पता है जब इस तरह से ढेर सारी चीज़ें चेंज होती हैं तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो समेशन का, और समेशन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। दिस इज द सम ऑफ डिफरेंट स्टेप्स जहां पर प्रेशर थोड़ा 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 चेंज हुआ है। तो आप डब्ल्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बात वही आती है आपकी, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म में जब आप लिखोगे, और आप लोगों ने फिजिक्स में इन चीज़ों को बहुत पढ़ भी लिया होगा, वर्क आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, द पॉइंट इज क्लियर। एंड इफ एवरी स्टेप पर जो वर्क चेंज होगा वो आपको पता है स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू, राइट। फोर्स इज रिप्रेजेंट टू पी एक्सटर्नल इनटू एरिया। अभी हमने पढ़ा था कि आपका प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स जो है वो आपका प्रेशर इनटू एरिया है, और यहाँ प्रेशर पी एक्सटर्नल इनटू एरिया, सो डी डब्ल्यू इज पी एक्सटर्नल into area and displacement is dl, and you know a into dl is represented as, वहाँ डेल्टा लिख रहे थे, डेल्टा एक लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी जो है वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डी एल वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, सो इट इज डी वी, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। और वी नो दैट हम लोगों को अब कन्वेंशन के तौर पे, क्योंकि यहाँ पर भी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम चल रहा है, सो फिर से इस फॉर्मूला को मॉडिफाइड करना पड़ेगा और एक नेगेटिव का साइन फिर से लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यू जो है वो आपकी पहले से ही नेगेटिव हो गई है। तो फॉर्मूला आपका वही चल रहा है जो पहले था पहले, और अब में क्या फ़र्क डाल दिया, पहले हमने लिखा W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, अब हमने लिख दिया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, तो इट इज नॉट ए हुज पॉइंट। अब बात आता है क्योंकि जब आपका प्रेशर हर पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है बच्चों, तो वॉल्यूम भी हर पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ होगा, राइट। इसका मतलब अगर प्रेशर आपका पी आई से बढ़ता बढ़ता पी एफ तक पहुंचा है, तो वॉल्यूम भी भाई इनिशियल वॉल्यूम से घटता घटता फाइनल वॉल्यूम तक। आपको पता है प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ाते गए वैसे वैसे वॉल्यूम घटता गया। आपके पास कंटेनर में गैस थी, ऊपर से प्रेशर लगाते गए, प्रेशर लगाते गए, प्रेशर लगाते गए, वॉल्यूम घटता गया। आप सबको पता है कि ये चीज़ है। सो द डी डब्ल्यू, जब आप लोग कभी भी इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप लोग कोई वर्क निकालना चाहो, तो जो टर्म डी डब्ल्यू है जिसको हमने कहा था माइनस पी एक्सटर्नल और डी वी, राइट। तो अब आप उसको डब्ल्यू डी डब्ल्यू नहीं चाहिए, अब आपको वर्क चाहिए, तो आप इसको दोनों साइड में क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, राइट। सो दैट इज पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, राइट। सो यू शुड इट राइट इट एज डी डब्ल्यू इंटू, आपको पता है कि पी एक्सटर्नल जो है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर डी वी का ही होगा, जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसी का इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर डी वी के साथ कोई भी वॉल्यूम होता उसका इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन पी का इंटीग्रेशन यहाँ नहीं होना है, राइट। और क्योंकि वॉल्यूम जो चेंज हुआ है वो इनिशियल वॉल्यूम से आपका फाइनल वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो ये लिख दिया हमने। सो इंटीग्रेशन का पॉइंट आप लोगों को अच्छे से पता है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, राइट। dw का इंटीग्रेशन w होगा, dv का इंटीग्रेशन आपका v होगा, राइट। तो सो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू w माइनस p एक्सटर्नल एंड इंटीग्रेशन ऑफ dv इज रिप्रेजेंटेड टू v। लेकिन क्योंकि दो अलग अलग टर्म के बीच में चल रहा है, वी आई और वी एफ के बीच में, ये भी आप सबको अच्छे से पता है, तो w इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल एंड वी एफ माइनस वी आई, एंड वी एफ माइनस वी आई
इज इक्वल टू डेल्टा वी। ये वही कहानी थी जो आप लोग पढ़ के आए थे, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। दिस इज द अनदर पॉइंट। तो हमने एक ही चीज को बस दो बार अलग अलग तरीके से निकालना सीखा है। अब आप एक बात समझिए कि एट ईच स्टेप, जितने भी स्टेप हैं, किसके स्टेप हैं? कंप्रेशन के। जैसे जैसे आप लोग कंप्रेस करते जाओगे, आपको पता है पी एक्सटर्नल जो है वो ज़्यादा होगा पी इंटरनल से। कंप्रेस तो तभी करेगी जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो, किससे? अंदर। सो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी एंड इंटरनल, और जितना ज़्यादा होगा वो आपका डीपी, यानी इंटरनल प्रेशर से जितना ज़्यादा है दैट इज स्मॉल चेंज इन प्रेशर से रिप्रेजेंट कर दो डीपी। सो इसी तरीके से एट ईच स्टेप ऑफ एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन का हर स्टेप हो, ईच स्टेप ऑफ एक्सपेंशन, तो ऐसे कंडीशन में पी एक्सटर्नल जो है वो कम होगा। आपको पता है पी इंटरनल ज़्यादा होगा, पी इंटरनल। ऐसे कंडीशन में जो पी एक्सटर्नल है उसको करने के लिए क्या करोगे? पी इंटरनल में से डीपी घटा दीजिए। यानी आपको पता है इंटरनल ज़्यादा है, तो उस ज़्यादा में से डीपी घटाते आपके पास एक्सटर्नल। तो इन दोनों को आप लोग कलेक्टिवली लिख सकते हो, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। राइट। अब आपको पता है प्लस कहाँ करना है? कंप्रेशन में करना है, और माइनस कहाँ करना है? वो आपको एक्सपेंशन में करना है। ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से पता हो। अब बात आता है भाई, अगर मान लीजिए कोई रिवर्सेबल चेंज है, फॉर रिवर्सेबल चेंज, रिवर्सेबल का मतलब है कि ये प्रोसेस किसी भी एक मोमेंट के ऊपर रिवर्स हो गई है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, यानी जो काम सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हो रहा था अब वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ होने लग गया है। देखिए आप लोगों को एक बात पता है कि हर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है जब, कैसे स्टॉप हो जाती है? जब आपका प्रोसेस इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है। जब बाहर से कोई चीज अंदर की तरफ प्रेशर लगा रही है तो अंदर वाली चीज भी बाहर पर प्रेशर लगाएगी। यह बात सबको पता होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हमेशा ही जो है वो एक रिवर्सेबल की संभावना है कि जब आप किसी भी कंटेनर के अंदर गैस लेकर और पिस्टन से ऊपर की तरफ प्रेशर लगाओगे तो पिस्टन प्रेशर लगा रहा है गैस के ऊपर, लेकिन उसी ही समय गैस भी तो प्रेशर लगा रही है किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी रिवर्सेबल कंडीशन है। सो आपका जो W रिवर्सेबल हो गया है, जिसको अब आप रिवर्सेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको आप लोग पहले की तुलना में, क्योंकि अभी आप लोगों ने लिखा था थोड़ी देर पहले W इज इक्वल टू, मैं इसको हटाने के बजाय मैं ये लिख देता हूं दोबारा से कि W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डीवी, ये, और इसको भी और थोड़ा सा ताकि मेमोरी में आपको ये चीज़ें आ जाएं, हमने लिखा W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, और P जो था वो आपका एक्सटर्नल था। अब मैंने लिख दिया W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, और इसको लिख दिया है डीवी। द पॉइंट इज क्लियर। और क्योंकि इधर W पर तो इंटीग्रेशन पहले ही लगा था तो हमने इसको लिख दिया माइनस पी एक्सटर्नल और डीवी यहाँ पर लिख दिया, और ये आपका इनिशियल वॉल्यूम और ये आपका फाइनल वॉल्यूम। द पॉइंट इज क्लियर, राइट। तो आपको पता है कि अगर आपको यही काम रिवर्सेबल कंडीशन में लिखना है तो आप लोग इसको लिख लीजिए, माइनस पी एक्सटर्नल जो है वो आपका, दिस इज द पॉइंट, अब पी इंटरनल हो जाएगा और फिर आपका डीवी वी आई अपॉन और यह वी एफ। क्यों भाई? अरे भाई रिवर्सेबल का क्या मतलब है? पहले कंडीशन में आप बात कर रहे थे कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो कंप्रेस और ये इंटरनल ज़्यादा होगा तो एक्सपेंड कर जाएगी। तो जिस डेरिवेशन को आप लोग अभी तक कंप्रेशन के फॉर्म में लिख रहे थे उसी डेरिवेशन के रिवर्सेबल पार्ट को आप लोग एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख रहे हो। यानी ये आपका कंप्रेशन के लिए लिख दिया था और यही चीज़ आपकी किसके लिए लिख दी थी?
एक्सपेंशन के लिए लिख दी थी। तो आप लोग इसको प्रॉपरली यूं लिख सकते हो कि W इज इक्वल टू माइनस VI एंड VF एंड इट इज P एक्सटर्नल DV। दोबारा से डेरिवेशन में कोई डाउट ना हो, मैं हल्का सा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा समय ज़्यादा दे देंगे तो आप लोगों के लिए काम आसान हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। पॉइंट क्या था? आप लोगों ने लिखा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस लिख रहे थे आप लोग। ठीक है, वर्क जो है वो आपका W, फोर्स जो है वो P एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू आपने DL लिखा, एरिया इंटू DL को आपने क्या लिखा? DV लिखा, P एक्सटर्नल इंटू DV लिखा। फिर आपने इंटीग्रेशन किया, क्योंकि इसको आप शुरू में DW लिख के चल रहे थे। इंटीग्रेशन करते ही आप सबको पता है क्या हुआ, ये तो बन गया W और ये आपका क्या हो गया? इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल और DV। और आपने नेगेटिव का साइन लगाया। नेगेटिव का साइन क्यों लगाया ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। वर्क को पॉजिटिव बनाने के लिए आपने नेगेटिव का साइन लगाया है। सो W जो है वो आपका माइनस P एक्सटर्नल DV है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। और यहाँ आप VI से VF रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यही कंडीशन अगर आप लोगों की रिवर्सेबल की कंडीशन हो तो वही चीज़ आपका इट इज VI, इट इज VF, और अब आप इसको P एक्सटर्नल की बजाय P इंटरनल DV लिख सकते हो। यानी अगर ये वाला कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो W रिवर्सेबल, वो दोनों चीज़ें एक ही हैं, आप देख लीजिए दोनों। ठीक है, जितना कंप्रेशन वर्क है उतना ही एक्सपेंशन वर्क है, क्योंकि बिल्कुल रिवर्स चल रहा है। W रिवर्सेबल इक्विलिब्रियम पर बराबरी हो जाता है। W रिवर्सेबल इज इक्वल टू माइनस VI एंड VF एंड P एक्सटर्नल DV इज इक्वल टू माइनस VI एंड VF एंड P इंटरनल प्लस माइनस DP। अभी बताया था आपको कि या तो P एक्सटर्नल ज़्यादा होगा इंटरनल से या P एक्सटर्नल कम होगा इंटरनल से, तो दोनों कंडीशन को एक साथ यूज कर दिया एंड DV। ओके, सो माइनस VI एंड VF, सो इट इज P इंटरनल DV प्लस माइनस DP इंटू DV। आप सबको पता है DP इज स्मॉल चेंज इन प्रेशर, DP स्मॉल चेंज इन प्रेशर, DV स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। और स्मॉल का मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा स्मॉल होता है, जैसे 0.3 और 0.3 का मल्टीप्लिकेशन इससे भी ज़्यादा स्मॉल होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए, दो स्मॉल चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग इस टर्म को क्या कर दीजिए? नेग्लेक्ट कर दीजिए। सो W रिवर्सेबल इज माइनस VI and VF and that is P internal DV. The point is clear, right? So this is a part P internal DV. आप सबको एक बात पता है कि गैसेस के लिए हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है और आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT है। सो हेयर P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। सो W रिवर्सेबल is equal to minus VI VF and it is nRT PIN, P की जगह हमने क्या रखा है? nRT अपॉन V and it is DV। तो इसको और प्रॉपरली लिखेंगे W रिवर्सेबल। और अगर आपको अंदाजा है किन चीज़ों का इंटीग्रेशन का, तो आपको पता है कि nRT यहाँ कांस्टेंट टर्म है, इनका इंटीग्रेशन नहीं करना है आपको, VI और VF। ठीक है, और आपको इंटीग्रेशन V का करना है DV के रेस्पेक्ट टू।
सो वी आई और वी एफ, दिस इज द पार्ट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को दोबारा से समझ लीजिए बॉक्स के अंदर। डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स होता है, एल एन एक्स, और एल एन एक्स को लॉग में बदलोगे तो 2.303 लॉग एक्स हो जाएगा, यानी 2.303 से मल्टीप्लाई। इसी तरह से डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन बेटा एल एन वाई हो जाएगा, और लॉग में बदलोगे तो 2.303 लॉग वाई हो जाएगा। इसी तरह से डी वी अपॉन वी का इंटीग्रेशन एल एन वी होगा, और एल एन वी 2.303 log v के बराबर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपके पास जो इंटीग्रेशन चल रहा है अभी, वो इसका इंटीग्रेशन करना है, डी वी अपॉन वी का इंटीग्रेशन करना है, तो ऐसे टर्म में डब्लू रिवर्सेबल इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, और डी वी अपॉन वी का इंटीग्रेशन एल एन वी, और क्योंकि वी आई और वी एफ के बीच में चल रहा है तो यहाँ वी आई लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया, वी एफ। ओके, सो डब्लू रिवर्सेबल इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, राइट, और एल एन वी एफ माइनस एल एन वी आई। थोड़ा सा लॉग के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि जैसे लॉग काम करता है वैसे ही नेचुरल लॉग काम करता है। सो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वाई। बिल्कुल उसी तरीके से एल एन एक्स माइनस एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन वाई, और आपको पता लॉग में बदलना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करो लॉग एक्स अपॉन वाई। सो एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन बी, और एल एन को लॉग में बदलना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करो ए अपॉन बी। इसी तरीके से एल एन वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू एल एन वी एफ अपॉन वी आई, और लॉग में बदलना हो बच्चों तो 2.303 लॉग वी एफ अपॉन वी आई से मल्टीप्लाई की। सो डब्लू रिवर्सेबल माइनस एन आर टी और एल एन वी एफ अपॉन वी आई, और अब आपको पता है इसको लॉग में बदलना है। सो डब्लू रिवर्सेबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई। ये आपके पास एक रिजल्ट बन गया जो आपके रिवर्सेबल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो रहा है। आप सब ध्यान रखिए, पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर, और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपका बॉयल्स लॉ गैसेज पर काम करता है, और बॉयल्स लॉ कहता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आप लोगों को पता है, राइट। सो PI VI इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू PF VF। सो VF अपॉन VI इज इक्वल टू PI अपॉन PF। आप लोग आराम से समझ गए होंगे। तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसको अब चेंज कर दीजिए आप लोग। W रिवर्सेबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग। अब आपका इनिशियल प्रेशर ऊपर आ गया है और फाइनल प्रेशर नीचे चल गया है। तो बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट ध्यान रखें, और फाइनल रिजल्ट आपका क्या है, W रिवर्सेबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग VF अपॉन VI, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग PI अपॉन PF। इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, ये आपके मैथमेटिकल फॉर्म थे। एक बार जो पढ़ा उसको हल्का सा दोबारा रिपीट कर लीजिए। हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ा। हीट की वैल्यू आपकी पॉजिटिव, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है
सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जा रही है, क्यू की वैल्यू नेगेटिव, हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रहा है, राइट। डेल्टा यू के बारे में बात किया, इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो डेल्टा यू पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी घटेगी तो डेल्टा यू नेगेटिव। डब्ल्यू जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया माइनस पी डेल्टा वी, जहाँ पर माइनस का निशान क्यों लगाया गया, वर्क को पॉजिटिव बनाने के लिए, और डेल्टा वी की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर आपको पता है नेगेटिव आ रही थी, और ये एग्जाम्पल था आपका वर्क ऑफ कंप्रेशन। वर्क ऑफ कंप्रेशन हो रहा था तो कंप्रेस होते ही फाइनल वॉल्यूम कम हो रहा था, किससे, इनिशियल वॉल्यूम से। सो डेल्टा वी जिसको निकालने के लिए आप फाइनल में से इनिशियल घटाते हो, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना था। तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, राइट। और इसी को हम लोगों ने जब और स्क्रॉल किया तो W रिवर्सेबल इज इक्वल टू -2.303 NRT log V आई अपॉन वी एफ, यानी फाइनल अपॉन इनिशियल, ये आपको ध्यान रखना है। तो वी एफ अपॉन वी आई, राइट। और यहाँ पर -2.303 NRT log पी आई अपॉन पी एफ, दीज आर द डेरिवेशन। अब इनके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बात करेंगे। आज इनके थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर हमने बात कर लिया है, तो कल हम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से अपने चैप्टर को शुरू करेंगे, राइट। और अब आपका चैप्टर जो है वो बेसिक तौर पे आज के लेक्चर के साथ शुरू हो गया है, तो इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से गंभीरता से समझिएगा, ठीक है। लेक्चर्स को 1 से 2 बार कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन को अपना नोटबुक के अंदर प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।